तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे स्टार्ट। बेसिक क्लासेज हमारे चैनल का नाम है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस। आज हम बात करेंगे कार्बोकटायन के ऊपर। लिंक पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? कमेंट के अंदर। क्लियर? तो कार्बोकटायन के ऊपर अब हम बात करते हैं। हमने बताया था कि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो का कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो पहला पार्ट ज़रूर देखें अगर ये वीडियो आपको देखनी है तो। कार्बोकटायन का क्या मतलब है कि भाई कोई भी एटम एंड रिंग, किसी भी प्रकार का कोई एटम हो या रिंग हो, जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बोकटायन। क्लियर है? कोई भी एटम या फिर रिंग जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसी को हम बोलते हैं कार्बोकटायन। फॉर एन एग्जांपल सर, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये इस तरीके से इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके जो कार्बन्स होते हैं, लाइक CH3 से ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। बॉन्ड एंगल जो होता है इनके बीच में, ये पूछ लिया जाता है कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि बॉन्ड एंगल कितना होता है कार्बोकटायन के बीच में, तो 120 डिग्री होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ इनकी स्टेबिलिटीज़ की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबिलिटी बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इन चीज़ों से अपन इसकी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। रेजोनेंस, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया जाएगा ताकि आप इन क्वेश्चन को कभी ना भूलें अपनी ज़िंदगी में। फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले बताते हैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट से। बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। अगर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पता है तो भाई वीडियो मत देखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ। कार्बोकटायन है CH2, ये हमने जो लिया है आप इस चीज़ को देखते रहें, मैं क्या ले रहा हूँ, क्या मैं टेक कर रहा हूँ और क्या मैं देखने वाला। CH3 C पॉजिटिव, CH2 CH3, सॉरी CH3 आएगा। अब हम इसे बात करेंगे कि हम इसे इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। फर्क क्या है? ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन, टर्सरी कार्बोकटायन। अब मतलब क्या हुआ भाई, इसको चाहिए चार्ज, ये चार्ज डिफिशिएंट है। अब चार्ज प्लस आई देगा या माइनस आई? कल की वीडियो में बताया था, तो प्लस आई देगा। तो प्लस आई देगा तो प्लस आई ज़्यादा कहाँ देगा? टर्सरी में देगा। टर्सरी के पास 3 स्कोप है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। बाई चांस इसके पास चार्ज की कमी है तो मतलब बाई चांस ये नहीं दे सकता तो ये दे देगा, इसके ये भी नहीं दे सकता तो ये दे देगा। मतलब इसके पास 3 चांस है चार्ज देने के। इसके पास 2 है, 2 तरीके से चार्ज दे सकता है, या तो इस साइड से दे दे या इस साइड से दे दे। इस बेचारे के पास 1 है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? टर्सरी की, सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। ये कार्बोकटायन का ऑर्डर होता है, हर क्वेश्चन में यही लागू होगा। टर्सरी होगा, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा। ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इंडक्टिव इफेक्ट से कि प्लस चार्ज डिफिशियंसी को माना जाता है, तो डिफिशियंसी को प्लस आई इफेक्ट ही दूर कर सकता है। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या हुआ, ये जो टर्सरी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूँ इसी क्वेश्चन में, दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस मैं एग्जांपल ले लूँ आपके लिए ताकि आपको और अच्छा लगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी यही चीज़ होती है। ऊपर ले एग्जांपल को ही हम थोड़ा माट के ले लेते हैं आपके लिए। हम इसके सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे, ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स बनाने बैठ जाऊँगा तो इधर ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे ही आप लोगों के पास समय की इतनी कमी है तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ ज़्यादा समय वेस्ट करें। तो देखिएगा, क्लियर, इस चीज़ को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोकटायन है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कल बताया था कि अल्फा कार्बन्स पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कार्बोकटायन के अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस पे 6 है, इस पे 9 है। क्लियर है? तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने उसके स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। तो 9 इसके स्ट्रक्चर होंगे, 6 इसके स्ट्रक्चर होंगे, 3 इसके स्ट्रक्चर होंगे। और बताया था कि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्लियर? अब इस चीज़ को और थोड़ा समझिए। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाना है इसको, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। H पॉजिटिव चला गया, CH2 CH2H। अब देखो इस कार्बन के ही बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन के ही बॉन्ड पूरे हैं, और ये हालांकि हवा में लटक गया। अब एक बार तो ये आया है तो ये भी तो आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इस तरीके से इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें तो 6 है, इसमें ये कार्बन आ सकता है, फिर दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, इससे भी ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है।
इसके भी तो 3 हाइड्रोजन, 3 इसके हाइड्रोजन है, तो 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए। सेम इसी तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करें तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, इसके 6 स्ट्रक्चर है, इसके 9 स्ट्रक्चर है। 9 स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि अल्फा कार्बन 9 है। 6 है क्यों है? क्योंकि अल्फा कार्बन 6 है। अगर आपको ये नहीं पता कि अल्फा कार्बन कौन से हो तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। अगर अगली चीज़ मैं इसी क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करूं, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस से आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेजोनेंस से आप एक्सप्लेन करने चलें कि रेजोनेंस से आप किसी भी कार्बोकटाइन को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल टेक अ बेंजीन। आपको बेंजीन बड़ा प्यारा है मेरे हिसाब से, सभी बंदे जो पहला स्ट्रक्चर बनाते हो बेंजीन का ही बनाते हैं, हर टीचर भी बेंजीन सबको, क्योंकि बेंजीन के काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर लगते हैं, आसान भी होता है बनाने में। ये इस तरीके से एक बेंजीन का स्ट्रक्चर लिया मैंने जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकटाइन है। अब देखिएगा, अब मैंने ये साइन भी बताया है, डिस्कस किया है कि क्यों लगाया जाता है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहीं रहा और यहाँ पे बॉन्ड CH2 आ गया। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर इसमें 3 पाई बॉन्ड थे तो इसमें भी 3 पाई बॉन्ड ही होंगे। देखो एक ऊपर बन गया है पाई बॉन्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा इसके बाद में? इसके बाद में ये कार्बन का मन करेगा कि मैं चलता हूँ, ये यहाँ पे चला गया इस पॉजिटिव का दुख बांटने। अब ये पॉजिटिव इसकी जगह आ जाएगा, ये उसका दुख बांटने गया, ये अपना दुख लेके आ गया। भाई तू मेरे को भी तो स्टेबलाइज कर रहा है, अगर तू सबको स्टेबलाइज कर रहा है तो मेरे को भी स्टेबलाइज कर। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद दोबारा से बेचारे का मन किया कि भाई चलो मैं इसका दुख बांट लेता हूँ, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये चार्ज यहाँ पर चला जाएगा रिंग के ऊपर। क्लियर? तो ये इस तरीके से आ गया। इस बॉन्ड ने अपनी शिफ्टिंग कहाँ की? यहाँ की। एक बॉन्ड यहाँ पे था ही, एक ये CH2 आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ गया। क्लियर है? तो रेजोनेंस में भी देखो क्या होता है, उसमें कॉन्जुगेशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज चेक करो। सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, डबल सिंगल, सॉरी इधर से देखना होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस का पॉसिबल आपको देखना होगा तो आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेशन होनी चाहिए उसके अंदर, वो कॉन्जुगेशन आपको पिछले वीडियो में बता दी गई है। क्लियर है? तो इसी चीज़ को अगर मैं अब दोबारा से देखें तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अब ये डबल बॉन्ड इसका दुख बांटने इधर आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज दोबारा से वहीं पे पहुंच जाएगा, मतलब यानी ये जो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ये CH2 पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, तो यही स्ट्रक्चर है। इसको हालांकि मैंने थोड़ा अलग तरीके से बना दिया, इसी स्ट्रक्चर को मैं ये भी तो बना सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी है दोनों स्ट्रक्चर्स में। इसको ऐसे घुमा के उल्टा रख दो तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस बता दिया मैंने कि इसमें ऐसे रेजोनेंस होती है, ऐसे कार्बोकटाइन जो है रेजोनेंस करता है। क्लियर है? रेजोनेंस इफेक्ट कैसे कार्बोकटाइन शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करता है कोई भी कंपाउंड, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट कैसे करता है, वो सारी तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आराम से की है, एक एक चीज़ दबा के की है, अच्छे से की है। क्लियर है? ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर इसको आप पेपर में बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी। क्लियर है? सॉरी भाई ये थोड़ा कैमरा हिल गया। अगली देखते हैं, हम देखते हैं कार्बोकटाइन। सॉरी ये हमने अगले स्लाइड अपने आप तैयार कर रखी है। तो ये है भाई कार्बो अनाइन। कार्बो अनाइन लेते हैं तो कार्बो अनाइन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस से एक्सप्लेन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें बहुत लोअर चांस होते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक बॉन्ड है, मतलब पहले से ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कई केसेज में हो जाता है वरना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें सर कि CH3 दिया हुआ है अपने पास, एक CH3 है, एक कार्बन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे 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 देर की है एक स्ट्रक्चर मेरे को सर ऐसे देर की है, CH3 देर का है, C नेगेटिव देर का है, CH3 देर का है। एक स्ट्रक्चर से मेरे को ऐसे देर का नेगेटिव चार्ज है, CH3 है और इधर भी CH3 अटैच है। क्लियर है? ये 3 स्ट्रक्चर देर की, ये क्या है, टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। क्लियर है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके, इट्स ओके। तो अब देखिएगा अगली बात जो आप सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर, भाई ये प्राइमरी इसको चार्ज क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसको चार्ज खींचने वाला ग्रुप चाहिए है। अब CH3 तो क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप चाहिएगा, इसको माइनस आई इफेक्ट चाहिएगा स्टेबलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको तो चार्ज खींचने वाला ग्रुप चाहिए ना, इसके पास चार्ज पहले से ज़्यादा है,
इसको अगर स्टेबलाइज करना है तो स्टेबलाइज ज़्यादा कौन सा करेगा, ये तो चार्ज देगा, ये भी 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 चार्ज देगा, ये 3 गुना चार्ज देगा, ये 2 गुना, ये 1 गुना, लेकिन ये चार्ज दे के उसके अनस्टेबल कर रहे हैं उसे, लेकिन अपने को करना स्टेबल है। तो इसके अंदर जो प्राइमरी हो ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी फिर टर्सरी, ये ऑर्डर फॉलो होता है। समझ गए कैसे? क्यों? क्योंकि ये तो ये 1 गुना चार्ज दे रहा है, ये 2 गुना दे रहा है, ये 3 गुना दे रहा है, तो हालांकि अपने को चार्ज नहीं चाहिए, अपने को तो कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो इससे चार्ज ले ले। तो अब बताओ मेरे को भाई, आपको ऐसी चीज़ चाहिए है, आपके एक बंदा दे रहा है आपको 30 रुपये एक ही काम के, एक बंदा दे रहा है आपको 10 रुपये, तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? 30 रुपये वाले के साथ, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ी फ़ायदा है, ये इसको 3 गुना दे रहे हैं, इसमें इसका फ़ायदा थोड़ी, ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ऐसे तो, इसलिए ये इसके साथ जाना पसंद करेगा। इसलिए प्राइमरी स्टेबल होता है, सेकेंडरी से फिर टर्सरी होता है। अगर इसी चीज़ को मैं रेजोनेंस से थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो रेजोनेंस में भी मैं वही एग्जांपल जो बेसिकली बेंजीन का है, बेंजीन का ही ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल भाई यहीं से नोट कर लेना, पीडीएफ में नहीं दिए होंगे, इसलिए मैं अच्छे से इन्हें बना रहा हूँ। क्लियर? वीडियो भी बिल्कुल आराम से चल रही है, आप 2x में चलाएं तो 2x में चला सकते हैं, इतनी मैं तेज़ नहीं बोल रहा, और वीडियो में जर्नली बोलता हूँ मैं तेज़, इसमें नहीं बोल रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज की घुमाना है सारा सिस्टम, नेगेटिव चार्ज घुमाएगा अब सारे रिंग को, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो बॉन्ड था ये यहाँ पर आ गया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। क्लियर? अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला स्ट्रक्चर सिमिलरली आप ड्रान करें, ऊपर CH2 लगा ले। अब क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज के मन में आएगी कि मैं कुछ आतंकी करता हूँ, तो ये आतंकी करने के लिए यहाँ पे अपना चार्ज शिफ्ट कर देगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो अब जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पर आ गया है। क्लियर? एक चीज़ और अजम्पशन देखो इसमें, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते जाना, मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपको इसमें क्या नोटिस आपने इस वीडियो के अंदर किया है। नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये अगले स्ट्रक्चर में क्या करेगा, ये अगले स्ट्रक्चर में यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, CH2। ये इसने कहाँ बॉन्ड बनाया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर है। अब ये चार्ज दोबारा से कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये बेचारा यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो अपने को वही स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में अपन ने स्टार्ट किया था वही स्ट्रक्चर दोबारा से मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसमें तुमने एक चीज़ ध्यान से नोटिस की हो, तो यहाँ पर पोजीशन कहाँ है नेगेटिव चार्ज की, ऑर्थो, यहाँ पर पैरा है, यहाँ पर भी क्या है, ऑर्थो है, यहाँ पर ऊपर ही है, तो कहीं पे भी मेटा पे चार्ज नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ खासियत होती है कि कार्बोकैटायन कभी भी मेटा पे स्टेबल नहीं होता, मेटा पे आएगा ही नहीं वो, चाहे कितनी ही अगर वो रेजोनेंस कर रहा है तो वो मेटा पे कभी भी नहीं आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है भाई? मेटा पे वो नहीं आएगा। इस स्ट्रक्चर को 2-3 बार बना के देखें, ये बॉन्डिंग घुमाएं, इन बॉन्डिंग को करना सीखें, आपको और अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन को करके। क्लियर है? इस तरीके से हमने कार्बो अनायन को एक्सप्लेन कर दिया। कार्बो अनायन यार, कार्बो अनायन सबसे बड़ी बात तो यही थी, हमने इंडक्टिव एक्सप्लेन कर दिया, आपको रेजोनेंस एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने आपको कार्बो अनायन नहीं बताया। हालांकि मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कार्बो अनायन, लेकिन मैं कार्बो अनायन आपको बता ही नहीं रहा। तो आप बड़े अच्छे हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है बिना कार्बो अनायन की डेफिनेशन के, तो आप मान सकते हैं कि आपका लेवल 2 से 3% तो है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि रिंग या फिर कार्बन के ऊपर, रिंग या फिर कार्बन या फिर एटम के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं यहाँ पर कार्बो अनायन, लाइक CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। इस तरीके से मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया है अगर आपको बिना डेफिनेशन समझ आ गया, लेकिन हालांकि मैं पार्ट 1 में इसके डेफिनेशन बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसी कंसेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो इसको दोबारा से मैं आपको लिए बना के ला रहा हूँ। ये हालांकि इसकी आखिरी वीडियो है, यूनिट 1 इसके बाद कंप्लीट है। आपको जितना मटेरियल मिला वो सफिशिएंट है ये यूनिट 1 के 20 नंबर बनाने के लिए। इसके बाद जो टर्म आती है दैट इज़ फ्री रेडिकल। आपको देखिएगा यहाँ पर देखा, हम आपके लिए पूरी एक स्लाइड यूज़ करनी थी, लेकिन हमने इतना यूज़ किया, बहुत जल्दी बता रहे हैं आपको ये चीज़ें। तो फ्री रेडिकल क्या होती है, जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर इट इज़ द टाइप ऑफ बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स
in which atom contain only a single इलेक्ट्रॉन जब वो कोई भी एटम या फिर रिंग जो कंटेन करेगी उसी को अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सर CH3 पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखो हमने आपको फ्री रेडिकल में जब हम इसके बारे में बता रहे थे, आपको कार्बो अनायन के बारे में बता रहे थे, तो कार्बो अनायन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कार्बो अनायन का स्ट्रक्चर भी देख ही लो। कार्बो आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। 120 इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है। अब सी इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp3 होती है। क्लियर बात है भाई। कार्बोकटायन पता चल गया। कार्बो उसकी कितनी थी sp2 थी, इसकी sp3 है। और मैं पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल भाई भाई हैं, तो इसकी भी sp2 ही होगी। मीन्स फ्री रेडिकल की भी sp2 ही है। क्लियर है। फ्री रेडिकल की भी sp2 ही है। अब फ्री रेडिकल को भी आप एक्सप्लेन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से या फिर रेजोनेंस से या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब फ्री रेडिकल जो होता है आपको बताते हैं फ्री रेडिकल के ऊपर। जो फ्री रेडिकल इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे सेटिस्फाई होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लाइक फॉर एग्जांपल हम CH3 लें, C कार्बन लें, H। अब इसके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसको चार्ज चाहिएगा, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट से संतुष्ट होगा। तो इसमें भी वही ऑर्डर आएगा, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। क्यों आएगा, क्योंकि ये एक से सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको अगर चार्ज ही चाहिए है तो एक देगा तो कम लगेगा, इसको दो देंगे तो और कम लगेगा, तीन मतलब इसको ट्रेसरी जो है वो इसमें हाईली स्टेबल होता है। अगर कोई भी कार्बोकटायन फ्री रेडिकल हो तो उसके अंदर ट्रेसरी क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज की डिफिशियंसी है, इसको चार्ज चाहिए है। चार्ज कौन देता है, प्लस आई ग्रुप देते हैं, तो इसलिए इसका इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनती है। इस तरीके से इसका जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर बनता है। क्लियर। ये हमने एक्सप्लेन किया इंडक्टिव इफेक्ट से। सर हम इसी चीज़ को हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। आप हाइपर कॉन्जुगेशन में 3-4 पेज वैसे ही भर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा आता है। अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं उस चीज़ को। ये कोई भी फ्री रेडिकल है, इसमें आपको देखना है, तो इसको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाइए। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। अब एक बार इस हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए यहाँ से। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, जिसका पहला स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्ट्रक्चर मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको, HCH डबल बॉन्ड। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये छूट जाएगा यहाँ से और यहाँ से CH3, ये इसका एक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये हाइड्रोजन आया है तो अगली बार क्या है होगा, अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये हाइड्रोजन, अब की बार ये हाइड्रोजन कहेगा मैं जाऊँगा, तो ये चला गया अब की बार, तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर। इसी तरीके से 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। तो आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। और स्ट्रक्चर्स कब आएंगे, जब उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन नहीं पता तो आप पार्ट नंबर 1 देखिए। क्लियर है। इस तरीके से आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और रेजोनेंस से भी आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेजोनेंस में भी वही चीज़ होती है। कई बच्चे इसमें रेजोनेंस में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि रेजोनेंस से सर ये चीज़ आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो रेजोनेंस में जैसे हमने कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर घुमाया था, मैं इसमें बढ़ा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिमिलर एज ए कार्बोकटायन होता है, ये बिल्कुल कार्बोकटायन की तरह ही होता है। हमने एक ही स्ट्रक्चर लिया है हर बारी, तो हम इसी स्ट्रक्चर पर अब की बार क्या कर देते हैं, फ्री रेडिकल रख देते हैं। तो सिमिलरली ये यहाँ जाएगा और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ और यहाँ पे CH2। अगली बार क्या होगा, ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, अगली बार ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, फिर दोबारा से ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, मतलब इसके भी 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर है। इस तरीके से आप रेजोनेंस से इसे एक्सप्लेन करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से ऐसे और इंडक्टिव इफेक्ट से ऐसे। तीनों इफेक्ट से मैंने आपको फ्री रेडिकल बताया, कार्बोकटायन बताया, कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी बताएगी, कैसे कैसे उनको चेक करना है। अब आप एक सुपर ट्रिक ले लीजिए मेरे से, डायरेक्ट अगर आपको निकालना हो कि कैसे निकालना है तो उसे देखिएगा। सबसे पहले कार्बोकटायन की ले लेते हैं अपन, क्योंकि कार्बोकटायन नाराज़ हो जाएगा वरना। कार्बोकटायन शीट पता नहीं कहाँ गई, ये रही, सॉरी, कार्बोकटायन शीट।
कार्बोकटाइन का हम अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं आपको, स्टेबिलिटी में आपको कभी भी कार्बोकटाइन का यूज़ करना है तो आप स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई की। जब भी कार्बोटाइन दे रही है और उसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। जितना ज़्यादा क्या लगेगा, प्लस आर इफेक्ट लगेगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। जितनी ज़्यादा प्लस एच लगेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। प्लस एच आप नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लीजिए कि जितने ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है। अगर इसमें बात करें हम सर कार्बो अनाइन की, तो कार्बो अनाइन में जो स्टेबिलिटी होती है वो जनरली क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इस तरीके से होती है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के, माइनस आर के और माइनस एच के। अगर माइनस एच भी आप नहीं जानते हैं तो आप किस तरीके से याद कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। जर्नल ऑर्डर जो इसका होता है कार्बोकटाइन का होता है वो ये होता है। क्लियर है। अगर इसी बात में हम फ्री रेडिकल भी यहीं पे ऐड कर दें, फ्री रेडिकल जो होता है, फ्री रेडिकल में आपको कैसे समझना है, फ्री रेडिकल में भी यही ऑर्डर फॉलो होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सिमिलर रहता है एज ए कार्बोकटाइन, मीन्स प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा। क्लियर है। इस तरीके से हमने तीनों इफेक्ट से पढ़ा है। ओए ओए भाई साहब कहाँ जा रहे हो, वीडियो छोड़ गया, अभी रहती है यार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रहता है डिस्कशन करना। कार्बोकटाइन से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बोकटाइन को रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बोनाइन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फ्री रेडिकल को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने अभी तक सीखी। अब आपको जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है इसी चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ एरोमेटिसिटी। इस चीज़ की बहुत बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि ये कब आएगा, ये कब आएगा, तो हम इसके लिए आपके लिए लेके ही आ गए इस चीज़ को कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। एरोमेटिसिटी क्या देखें, एरोमेटिसिटी देखने के लिए किसी भी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको पहले फुलफिल करनी होंगी। पहली है कि आप देखिए कोई कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। क्लियर, मैं लगा के दिखाऊंगा लेकिन एक बार याद रखें, साइक्लिक होनी चाहिए पहली तो। दूसरी कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसके अंदर। कॉन्जुगेशन भी मैं आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, कॉन्जुगेशन किस तरीके का होना चाहिए। कॉन्जुगेशन कुछ इस तरीके का होता है, आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव डबल बॉन्ड, नेगेटिव कार्बोकटाइन इस तरीके से, या फिर डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड डी, डबल बॉन्ड सी, ये इस तरीके से इसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तभी उसके अंदर एरोमेटिसिटी पॉसिबल है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी बात है, दैट इज़ प्लेनर। कंपाउंड्स क्या होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हक्कन रूल, सुना हुआ नाम तो इसका, हक्कन रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं इसे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पता है क्या बच्चे क्या गलती करते हैं, ये सोचते रहते हैं सर ये बेंजीन है, इसमें बाई बॉन्ड तो 3 है। बेटा पाई बॉन्ड तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 6 है ना। एक बॉन्ड कितने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन तो, पाई बॉन्ड तो 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए ना इसके अंदर। इसलिए क्या करता है, हक्कन रूल जो है कॉन्जुगेशन फॉलो करता है, सॉरी जो एरोमेटिसिटी बेंजीन है वो हक्कन रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको साइक्लिक देखना है, कॉन्जुगेटेड देखना है, प्लेनर देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। अब अगर कोई कंपाउंड पहली तीनों कंडीशन को कर रहा है पूरा, और बाय चांस वो हक्कन रूल को क्या कर रहा है, डिनाई, हक्कन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कैसे कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर ही बात है। अगर वो पहली 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है। अगर चारों पूरी कर रहा है तो एरोमेटिक है, अगर पहली 3 कर रहा है चौथी नहीं कर रहा है तो कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। अगर कोई पहली तीनों में से ही कोई कंडीशन नहीं, मतलब कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब मान के चलो कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, साइक्लिक नहीं हो रहा, तो वो कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, फिर आपका नॉन एरोमेटिक होता है, फिर आपका एंटी एरोमेटिक होता है। इसको भी आपको याद रखना है कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है या एंटी एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक कम स्टेबल है, फिर एंटी एरोमेटिक लास्ट में, सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स भी इसके कंडक्ट कर लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स आप कुछ समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इसको आप कार्बोकटाइन या कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इस तरीके से, जिसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे कि जो ये है कार्बोकटाइन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ये है। अब सबसे पहले देखो साइक्लिक है या नहीं है, तो पहली चीज़ हमने देखा सर साइक्लिक है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि सर कॉन्जुगेशन है या नहीं, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है सर, पॉजिटिव कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है सर, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है तो पहली दूसरा रूल कट हो गया, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। क्लियर, मतलब 2 नंबर क्या है, नॉन एरोमेटिक है। अब देखो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है सर, साइक्लिक है सर, और तीसरा प्लेनर भी है सर। तो चौथी कंडीशन लगाओ 4n+2 अकन रूल। इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब n की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, जितनी मर्जी रखनी रखो, कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे इस रूल से। तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि पहले 3 रूल फॉलो कर रहा है लेकिन चौथा रूल में फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। और ये कंपाउंड क्या कर रहा है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब जब 4 की जगह 0 रखेंगे, 4n+2 रूल में 4 की जगह 0, सॉरी n की जगह 0 रखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो ये तो सर एरोमेटिक है। ये कैसा है, एरोमेटिक है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे कार्बोकटाइन के हिसाब से, तो ये कार्बोकटाइन है तीनों, तो अब मैंने इसमें स्टेबिलिटी भी बता दी। तो जो पहला कंपाउंड है, ये दूसरा, ये तीसरा कंपाउंड है। तो जो पहला कंपाउंड है मोस्ट स्टेबल है, फिर आपका दूसरा कंपाउंड स्टेबल है, फिर आपका तीसरा कंपाउंड स्टेबल है। ये कार्बन नहीं है, कोई कार्बन मत सोचे, नहीं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन नहीं है। ये मैंने आज स्ट्रक्चर बताया कि ये प्राइमरी, ये जो पहला 1 नंबर है, ये स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, ये स्ट्रक्चर को बताता है, ये स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, मतलब पहले एरोमेटिक आएगा, फिर नॉन एरोमेटिक आएगा, फिर एंटी एरोमेटिक आएगा। क्लियर है, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। कोई भी कार्बन, कोई भी रिंग जिसमें 7 से प्लस कार्बन चले जाए, कोई भी रिंग जिसमें 7+ कार्बन चले जाए, वो हमेशा ही क्या मिलेगी, एरोमेटिक नहीं मिलेगी, वो कभी भी एरोमेटिक नहीं मिलेगी, ये बात गारंटी की है। क्यों, क्योंकि 7 से ज़्यादा कार्बन होते ही वो नॉन प्लेनर हो जाएगी, उसको वो प्लेन में नहीं रहेगी। मतलब 7 से ज़्यादा आमतौर पर जो ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं वो नॉन एरोमेटिक पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्लेनर अपनी जो सेकंड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, उसी को वो फॉलो नहीं करेंगे कि वो प्लेन में हो, क्योंकि 7 कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो एक प्लेन में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। क्लियर है, तो इसी प्रकार हमने एरोमेटिसिटी पे भी बात कर ली, और आपको कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब एक आखिरी चीज़ बचती है, वो बताते हैं। एरोमेटिसिटी से आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल की, और एसिडिक स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट, ये सारी चीज़ें इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, सारे इफेक्ट्स में प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूँ। आपने इंडक्टिव भी पढ़ लिया, सारे इफेक्ट पढ़ लिए हैं, तो 4 इफेक्ट पढ़े, उनके हिसाब से जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या है। सबसे पहले आपको देखनी है एरोमेसिटी, किसी भी कंपाउंड के अंदर एरोमेसिटी तो नहीं है। दूसरी आपको देखनी है रेजोनेंस, दूसरे नंबर पे आपको इफेक्ट देखना है रेजोनेंस। फिर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आपको इलेक्ट्रोमेरिक, और फिर आपको इंडक्टिव। मतलब इंडक्टिव सबसे लेस डोमिनेटिव है, जो एरोमेटिसिटी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। फिर रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इलेक्ट्रोमेरिक। मतलब किसी कंपाउंड को आप चेक करने बैठे, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कैसा इफेक्ट लगेगा, तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखो उसकी, फिर रेजोनेंस चेक करो हो रही है या नहीं हो रही, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इलेक्ट्रोमेरिक, और फिर इंडक्टिव। क्लियर है, तब आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस तरीके से हमने पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है, और यूनिट 1 भी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच अगेन, जय हिंद।